So welcome to the next class of alcohol, phenols and ethers. Last class में हम लोग preparation of phenols पढ़ रहे थे and we ended with a very interesting reaction where there was cumene that was isopropyl benzene और उसके ऊपर से हमने phenol बनाया था. Commercial method. Why this is the commercial method? Because जो by product निकलता है that is also useful, acetone निकलता है and इसके basis पे बहुत सिंपलिस्टिक से क्वेश्चंस होते हैं. क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनता है? डिड वी टॉक अबाउट आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनता है? बेंजीन के ऊपर आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेके आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा और फिर उसके ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन या O2 भी डाल देंगे तो आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा और फिर उसका बेसिक मीडियम में हीट करोगे तो फिनॉल एंड एसीटोन बन जाएगा. See again, I will, before starting for today's class, this was the flow chart. And before starting for today's class, I'm again and again telling you, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना लिखे अगर आप प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो. जितना लिखोगे, imagine, I could have created this as a PPT and I would have come and I would have click कर सकता था मैं. बट मैं भी आप लोगों के साथ लिख रहा हूं. वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक लिखने से पक्की होती है और जितना लिखोगे उतने बॉन्ड समझ में आएंगे और उतना मजा आना चालू हो जाएगा ऑर्गेनिक के अंदर. इनिशियली यस, थोड़ा सा डरावना लगता है बट धीरे धीरे यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव अहेड. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज योर टॉपिक नंबर 6. अच्छा, fifth is always your preparation. Sixth is, my dear friend, what is your physical properties. Again, physical properties I generally don't take in the class. जैसा कि मैंने आपको बोला है वो मैंने चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ा दिया है. बस उसी के बेसिस पे आगे की चीजें चलती हैं. बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, that phenols are having higher boiling point compared to alcohols and they are having higher boiling point compared to hydrocarbons. तो कई बार कैसा होता है ना, वो ऐसा क्वेश्चन में बोल देता, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और ऐसा बोल देगा, अरेंज फिनॉल, इथेनॉल and toluene in the order of their boiling point. तो मेरे प्यारे दोस्त, फिनॉल, इथेनॉल, टोलुइन, इन दोनों में H बॉन्ड आ चुका है. यस और नो? तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज्यादा होगा, तो ये एरो ऐसे लगेगा. अब बात आती है फिनॉल और इथेनॉल में. तो भैया दोनों अल्कोहल हो गए, लेकिन फिनॉल के अंदर ना मेरे दोस्त एक क्या होता है, बेंजीन का रिंग होता है. ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है जिसकी वजह से O और H की पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है और यहां का जो H बॉन्ड है वो मेरे बच्चे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू ROH. बिकॉज ROH में ना प्लस I इफेक्ट होता है. जहां आपको याद होगा एसिडिक कैरेक्टर जब हम कंपेयर कर रहे थे तब हमने आपको बताया था प्लस I इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी डिक्रीज होती है. तो इसमें है तो H बॉन्ड बट उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रहता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह फिनॉल की कैटेगरी से थोड़ा कम हो जाता है. ओके, अब आपको कोई रीजन नहीं पूछने वाला है. 99% केसेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या दिया जाता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है. अरेंज द फॉलोइंग ऐसा करके क्वेश्चन बनता है एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स इट, खत्म. इससे ज्यादा फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा अल्कोहल की इंपॉर्टेंट है, वो हमने अच्छे से कर ली है. फिर बात करते हैं हमारे 7th टॉपिक के बारे में एंड दैट इज, माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही मैंने वर्ड बोला ना तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले ये बत्ती जाग जानी चाहिए कि हाँ यार अल्कोहल जैसा ही तो है ये. अब अगर ये अल्कोहल जैसा है तो इसमें भी तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आएगा.
एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और इसमें भी तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड आएगा, तो सेट ऑफ बी प्रॉपर्टीज भी बनेगा, बट देयर इज अ कैच। और फिर हमने सी सेट किया था, दैट वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, याद आया? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू आइदर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड पे कब रुकेगा? जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लाइक पीसीसी पीडीसी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4 K2Cr2O7 will take primary alcohol to carboxylic acid and secondary alcohol oxidizes to ketone। कुछ वैसा ही ऑक्सीडेशन का रिएक्शन यहां पर हम देखेंगे समय आने पे, वो सी पार्ट होगा, ध्यान से देखना, वो हमारा यहां पर सी पार्ट होगा, दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिर यहां पर एक डी सेट खुलता है। डी सेट को हम बोलते हैं स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जो फिनॉल ही दिखाता है। और वो जब आएगा तब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, बट आपको ये चीज पता चल चुकी है कि 4 हिस्सों में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बटी हुई हैं स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बट देयर इज अ कैच। हैशटैग कैच क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हैशटैग कैच। अब हैशटैग कैच को समझाने के लिए मेरे को आपको 11th की उन गलियों में लेके जाना पड़ेगा जो थोड़ी डार्क है, अंधेरी गलियां। उन गलियों में हम उतरेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि अरे भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन आ गया है, देखो। अब अगर ये कॉन्जुगेशन आ गया है तो मेरे प्यारे दोस्त, ये लोन पेयर यहां कार्बन के बॉन्ड पे क्या होगा? डोनेट होगा। और जब ये मेरे प्यारे दोस्त डोनेट होगा, ध्यान से देखना, ये जब डोनेट होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, वो 5 बॉन्ड बनना नहीं पाएगा, तो वो अपना पाई बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये आ गया नेगेटिव, ये टिंग, ये टिंग, ये डबल बॉन्ड OH लोन पेयर और इस पे प्लस। एग्जैक्टली ये हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। नाउ स्टे वेरी अटेंटिव, ये वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान देना। अब ये कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये अपने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा यहां पर। अब जैसे ही वो पाई में कन्वर्ट होगा तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब वो 5 बॉन्ड ना हो, उसके लिए वो अपना पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही उसने शिफ्ट किया, भैया स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं, जैसे ही उसने शिफ्ट किया तो ये पाई और ये पाई हो गया और यहां नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड OH लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव। एकदम अटेंटिव, एकदम अटेंटिव। अगेन ये कार्बन अपना नेगेटिव यहां डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, आप जरा ऑब्जर्व करो, ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH एंड लोन पेयर और इस पे पॉजिटिव। क्या आप मेरे साथ हैं यहां पर? आर यू विद मी टिल हियर? यस, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फिर क्या हुआ? ये कार्बन नेगेटिव नहीं रख पा रहा है, उसने पाई में शिफ्ट किया। ये कार्बन बोला मेरे 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन बोला टेंशन मत ले, तू मेरा लोन पेयर मेरे को वापस कर। तो जैसे उसने वापस किया तो एक फाइनल स्ट्रक्चर बना मेरे प्यारे दोस्त, दैट वाज टिंग टिंग टिडिंग, और यहां पर O और H और दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन के रेडी हो गए। इस पूरे प्रोसेस में इफ यू ऑब्जर्व, the position of the pi clouds have shifted, yes or no? This phenomena over here, my dear friend, is known as resonance. What is the requirement of resonance? Is that it needs conjugation, pi sigma lone pair conjugation आया और उसकी वजह से पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेट करने लगी। अब जब ये रेजोनेट कर रहा था, तो दो चीजें नोटिस करो। नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के ऊपर रोटेट कर रहा है, दिख रहा है बच्चा? और वो जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेगेटिव चार्ज रेजोनेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन
with respect to OH group. Do you agree with me? ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन हो गई, यस. ये वाली पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में पैरा हो गई, यस. और ये वाली पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो हो गई वापस से. तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है. नेगेटिव चार्ज रेजोनेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para. So at ortho and para. अब एकदम ध्यान. पॉइंट नंबर 2, अगर आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ध्यान से सुनना. सो इफ यू विल मेक अ रेजोनेंस हाइब्रिड, आई विल ड्रॉ ओवर हियर. तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में एक तो सर्कल बनेगा बेंजीन रिंग का, पाई क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, बोलो हाँ ना. और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त, ये O और H का जो बॉन्ड था, ये C और O का सॉरी जो बॉन्ड था, उसके बीच में आपको दिखाना पड़ेगा एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. बोलो हाँ कि ना. बिकॉज आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और C के बीच में डबल बॉन्ड है. तो जब आप उसका हाइब्रिड बनाओगे, द कंक्लूजन इज दैट देयर इज पार्शियल double bond character between CO bond in phenols. तो इससे क्या हुआ? Therefore, दो चीजें, bond length decreases with respect to अल्कोहल्स, जबकि अल्कोहल्स में तो कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है. तो CO बॉन्ड फिनॉल का जो है वो छोटा होगा कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स. अब अगर वो छोटा हो गया है तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड. बोलो हाँ कि ना. सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड द सेकेंड पॉइंट, इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक CO बॉन्ड. अब सुनो, अगर CO बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने यहां देखा, वो करना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा. इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके ये जो फिनॉल्स हैं वो सेट बी की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं. तो जो आपने वो 6 रिएक्शंस किए थे ना अल्कोहल में, कौन कौन से रिएक्शन विद PCl3, SOCl2, फिर आपका HCl ZnCl2, फिर आपने एलिमिनेशन वाला किया था, वो सारे रिएक्शंस यहां पर खत्म हो गए. बच्चा बोलता है हाश, थैंक गॉड कुछ रिएक्शंस तो कम हुए. लेकिन आप ये भूल गए कि ये कम हुआ, लेकिन उसकी जगह पे बेंजीन की रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अगर वो बढ़ गई तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर बेंजीन की रिंग पे रिएक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. और उन रिएक्शंस को मेरे प्यारे दोस्त सेट बी नया एक्टिवेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ESR रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब जैसे ही मैंने ये बोला, बच्चे हाँ, कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, concentrated H2SO4, sulfonation, CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, Friedel-Crafts alkylation, CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3, Friedel-Crafts alkylation. My dear friend, यहां से 6 रिएक्शंस तो मैंने काटे, लेकिन यहां पर वो 5 रिएक्शन मैंने एक्टिवेट किए. तो सेट बी जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था, क्लीवेज ऑफ COH, वो नहीं होगा. वाई? ऐसा पूछ लेता है, वाई NSR रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल ऑन व्हाट माय डियर फ्रेंड, फिनॉल्स. तो भैया ये रहा आंसर. It is due to the resonance
that there is a partial double bond character. ये रहा partial double bond character between CO bond. Therefore, CO bond length decreases and it is difficult to break the CO bond. चार रीजंस थे, हाँ वो चार रीजंस हैं यहां पर भी कि फिनाइल केटायन अनस्टेबल होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बट मैं ये बोल रहा हूं 2 मार्क का गिव रीजन है, उसमें आप वो 4 पॉइंट्स लिखने लगोगे तो 1.5 पेज हो जाएगा, इतना बड़ा तो लिखना ही नहीं है अपने को। तो पहला सबसे पहला पॉइंट वहां पर भी सबसे पहला पॉइंट आपको यही आना चाहिए, व्हाई हेलोअरीन्स एंड फिनॉल्स cannot give nucleophilic substitution reactions under normal temperature pressure conditions. It is because of the resonance which leads to partial double bond character, hence the bond length decreases, hence it is difficult to break the bond. Are you with me till here? बहुत प्यारी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई भैया। जब ये नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व होता है तो आपकी रिंग एक्टिवेट हो जाती है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। सो वन सेट we are going to do cleavage of OH bond. Second set, we are going to do ESR reaction. Third set, we are going to do oxidation. And fourth set is the special reactions of phenol. So with that, phenol की chemical properties complete होंगी. Is this clear? पक्का? चल, यहां पर पहला पॉइंट शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला पॉइंट शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का ये वाला पोर्शन अभी लिखना बाकी है, प्लीज उसके लिए हाफ अ पेज और 3/4 ऑफ द पेज अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको समय दूंगा बाद में लिखने के लिए, बट आप अभी पहली प्रॉपर्टी लिखिए। देखो ये एक्सप्लेनेशन था, ये लॉजिक है, वो लॉजिक लिखना जरूरी है, एक बार एटलीस्ट लिखना जरूरी है, बट आपके 30 मिनट काउंटर में क्या ये लॉजिक जाएगा? नहीं, लॉजिक आपके मेन नोट्स में होना चाहिए कि कभी अटक गए तो रेफरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को क्यों भेज रहा है। अबे क्योंकि रेजोनेंस में वो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर रहा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहां डायरेक्ट होगा। दूसरा कि ये बॉन्ड लेंथ क्यों छोटा है, क्यों इनका एनएसआर करना जो है वो डिफिकल्ट है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है, वो मैंने आपको बता दिया। इतने में से ही क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा, वरना अल्कोहल वाले पार्ट में से होगा ज्यादा। इज दैट ओके? चल, नेक्स्ट लेट्स गो अहेड and let's talk about the first property, my dear friend, and that is cleavage of OH bond. Very, very critical properties. Phenol की properties are going to be slightly dramatic, so make sure आप इस चीज को बढ़िया से और अच्छे से कर ले। ओके, आगे बढ़े। चल, तो यहां पर ए सेट ए, इसको सेट ए करो और उसकी पहली प्रॉपर्टी को समझो। पहली प्रॉपर्टी इज नथिंग बट योर एसिडिक कैरेक्टर। बहुत डिटेल्ड प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा टाइम आज के लेक्चर का मोस्टली इसी प्रॉपर्टी में जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए हम एक रिएक्शन किए थे अल्कोहल में, आपको याद है, एक्टिव मेटल के साथ। बस वही रिएक्शन हमने यहां पर भी किया, एक्टिव मेटल के साथ और NaOH के साथ। दोनों के साथ क्या होगा? आपका बनेगा एक सॉल्ट O- Na+ प्लस H2 गैस रिलीज होगा। यस, और यहां पर भी आपका सॉल्ट बनेगा, दैट विल बी O- Na+ और साथ में पानी निकलेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्ट यहां पर बना ना, इस सॉल्ट को मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम क्या मेरा बच्चा? फिनॉक्साइड। So in the presence of an active base, strong base या active metal, आपका ये जो फिनॉल है ना, वो अपना H+ रिलीज कर देता है। यहां पर मैं वो इक्वेशन को लिख देता हूं कि in the presence of water, this actually breaks into a phenoxide ion and H+. ठीक है? So now the question was कि एसिडिक हैं वो पता चल गया, लेकिन अल्कोहल्स के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा एसिडिक हैं कि कम एसिडिक हैं, वो अपने को जानना है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जानने के लिए ना, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जानने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, उसके कॉन्जुगेट बेस को देख लो। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। ऑब्जर्व, कॉन्जुगेट बेस
अगेन 11th के इक्विलिब्रियम में सुना होगा ये नाम, नहीं याद आ रहा है अभी के लिए टेंशन मत लो भैया। आपके एसिड का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है ना, हाँ, एक H निकाल दो तो वो जो बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। Good to see the participation from online students, but this is what you need to understand. Now, more stable, देखो, more stable the conjugate base, जितना ये conjugate base stable होगा ना, higher will be your acidic strength. This is the basic of checking the acidic strength. अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजें करेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पर लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लीज कोशिश ये करिएगा कि आप मेरे साथ साथ लिखें, बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू टाइम टू राइट डाउन। मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, समझते हुए। कहीं पे डाउट है, प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स। यस, you clear your doubts. तो पहला और सबसे फोरमोस्ट कंपैरिजन जो हम करते हैं वो है मेरे प्यारे दोस्त फिनॉल, वाटर एंड एन अल्कोहल, ROH। ओके, फिनॉल को मैं फिलहाल फिनॉल ना लिख के मैं उसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, दिस, ये दोनों को सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन को समझो। क्या ROH में आपको पता है कि यहां पर बेसिकली प्लस आई इफेक्ट होता है? ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, डू यू रिमेंबर दैट द पोलैरिटी बिटवीन OH decreases? Now if this decreases, तो ये भाई साहब पानी के कंपैरिजन में भी लेस एसिडिक हो जाता था। यस, वी हैव डन दिस इन अल्कोहल्स पार्ट। अब ये होलिस्टिक कंपैरिजन होने वाला है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन मिक्स एंड मैच होके आएंगे। अल्कोहल का अलग क्वेश्चन और फिनॉल का अलग क्वेश्चन नहीं होता, दोनों को मिक्स करके तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लगेंगे। तो उनको पहले समझ लो। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R, पोलैरिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर एसिडिक डिक्रीजेस। बट ऑन द अदर हैंड, फिनॉल में देखो बच्चा, फिनॉल में देखो क्या हो रहा है। आपका जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो अभी अभी हमने देखा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। सो और वो डोनेट कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। जब डोनेट करता है तो डू यू रिमेंबर कि ये प्लस R इफेक्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना कॉन्जुगेट सिस्टम को। सो ड्यू टू प्लस R इफेक्ट in phenol, polarity between OH increases, polarity between OH increases। अब अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताओ क्या फास्टर H प्लस रिलीज होगा, यस और नो? सो ड्यू टू प्लस है ना, दिस इज दैट कीवर्ड, due to plus R effect in phenols, polarity between OH increases, therefore acidic character increases compared to water। तो अगर फिनॉल, वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन है तो फिनॉल मोस्ट एसिडिक होगा। अब लॉजिकली करना, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं लॉजिकली समझना, क्योंकि लॉजिक के बिना आप बोर्ड का क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। कॉम्पिटिटिव तो छोड़ दो, बोर्ड का क्वेश्चन भी नहीं लगेगा। और मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, अलग अलग अतरंगी अतरंगी क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर? सो दैट्स द फर्स्ट कंपैरिजन। तो अगर मैं यहां पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व इट योरसेल्फ, मैं यहां पर आपको बोलूं दैट आई हैव फिनॉल, आई हैव इथेनॉल, I have, let's say, butane 2-ol, and I have water.
आई टेल यू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। देखो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल एंड वाटर। तो क्या आपको दिख रहा है इन सब में से ये फिनॉल और ये दोनों अल्कोहल हुए और ये वाटर हुआ, तो कुछ भी कर लो पानी का एसिडिक कैरेक्टर इन दोनों से तो ज्यादा है ना, क्योंकि इनमें प्लस आई इफेक्ट है और फिनॉल पानी से ज्यादा है। बोलो हाँ कि ना। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका ऑर्डर कुछ ऐसा दिखेगा, फिनॉल और फिर उसके बाद वाटर। बोलो दिखेगा। अब क्वेश्चन है इसमें और इसमें, तो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। बोलो हाँ ना। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो पोलैरिटी और डिक्रीज हो जाएगी। तो डू यू एग्री कि इथेनॉल विल बी मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू ब्यूटेन टू ऑल। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखोगे। हाँ, इतना जरूर ध्यान देना आप, इतना जरूर ध्यान देना आप कि भाई अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो ये पूरा आंसर एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, ब्यूटेन टू ऑल, देन इथेनॉल, देन वाटर, देन फिनॉल। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर पूछा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। इंक्रीजिंग में पूछा है तो एग्जैक्टली 180 टर्न करके लिखना है। अरे मैथ्स मत सिखवाओ यार मेरे से, आता है ना। इंक्रीजिंग पूछा मतलब छोटे से बड़ा जाना है भाई। ये डिक्रीजिंग में लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट, और इसके मार्क्स कटते हैं। अगर सेम क्वेश्चन मैंने पूछा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और आप ऐसा आंसर लिख के आए, आंसर सही है लेकिन आपने आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया है, तो भैया मार्क्स कट जाते हैं उसके। ये मैं आपको बता दूं पहले से। इज दिस ओके? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट what you need to understand, next what you need to understand is कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं कंपेयर करूं, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो देखो मैंने यहां पर सेकेंड कंपैरिजन लिया जिसमें मैंने फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर किया। अब कितने लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है? फिनॉल तो ये हुआ ना मेरे दोस्त, फिनॉल तो ये हुआ, और ये होता है आर के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है, कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। बोलो हाँ ना। तो अगर मैं इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं अभी के लिए, तो इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा माइनस फिनॉक्साइड आयन और इन भाई साहब का बनेगा माइनस कार्बोक्सिलेट आयन। ये हम चैप्टर 8 में भी आपको बताएंगे, बट दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। क्या फिनॉक्साइड आयन के अभी अभी हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे? बोलो हाँ कि ना। पीछे देखे ना हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो यहां पर अपने ने ड्रॉ किए यहां पर, राइट। जैसे फिनॉल के वैसे फिनॉक्साइड आयन के भी, बस H प्लस की जगह पे क्या होगा, सिंपली ये होगा, राइट। चल नेक्स्ट यहां पर देखो, और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दोनों का रेजोनेटिंग, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आर सी, ये O माइनस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सो देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? 5 वाला। बोलो हाँ कि ना। तो आप यहां पर लिख के आओगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा आप लिखोगे, ऐसा आप लिखोगे, लेकिन देयर इज अ कैच। कैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैच बहुत yes, more the resonating structures, yes, it is more stable, that we have, that we know resonance का basic phenomena ये कहता है। लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, मोर बेटर ऑर्गेनिक एसिड्स कंपेयर टू फिनॉल। तो मैंने एक क्लास में ऐसे पूछा किसी बच्चे को कि ऐसा क्यों, ये आंसर गलत है, ऐसा क्यों? तो उसने बोला सर इट इज सो डैम सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में एसिड है सर, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, नाम में एसिड डाला है उसने। मैंने बोला बात तो सही कर रहा है बच्चा। मैंने बोला कि टेक्निकली सोच, ये तो जो करना था फन तूने कर दिया, अब टेक्निकली सोच। अब टेक्निकली यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रोटेट कर रहा था। बोलो हाँ ना। जबकि यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों टाइम ऑक्सीजन पे ही रोटेट कर रहा है।
and negative charge on electronegative atom is more stable in nature, yes or no? Plus there are two equal oxygen atoms over here, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर इसको बहुत प्यारा सा लिखूंगा, दिस इज नोन एज equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures. What do you mean by equivalent? कि जो आपका चार्ज रोटेट हो रहा है ना, वो सेम एटम्स पे हो रहा है. And this, my dear friend, has much more power compared to the number of resonating structures. यहां कार्बन पे रोटेट हो रहा है, यहां दोनों टाइम ऑक्सीजन पे हो रहा है. सो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, या रैंडम ओपन एंडेड क्वेश्चन टीचर पूछ ले क्लास में, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक. अब उसको पता है कि आप फन आंसर दोगे कि नाम में एसिड है, तो पूछेगी टेक्निकली एक्सप्लेन करो कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक. वहां पर आप सिर्फ ये वर्ड लिख दोगे ना, ये वर्ड अगर आप बोल दोगे ना, सर मैम सर, इट इज ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेटिंग बोथ ऑन ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट इज मच मोर एसिडिक कंपेयर टू phenols. This is the word that you need to write in your give reason question. Hashtag GR question यहां से बनता है, assertion reason question यहां से बनता है, and my dear friend, आपके MCQs तो बन ही सकते हैं, right? So phenol और carboxylic acid का comparison is written on the board. Please उसको complete करिएगा and पूछिए. Yes. In carboxylate ion, it is much more stable compared to a phenoxide ion. Hence, carboxylic acids are stronger acids compared to phenols. नहीं, बस इक्विवेलेंट बोल दिया, दैट्स इट, खत्म. आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या. सो यू कैन जस्ट कीप अ रफ ड्राइंग इन योर हेड और समवेयर ड्रॉन इन योर नोटबुक, कि आपको नोट्स देखने पे याद आए कि अच्छा इक्विवेलेंट का मतलब क्या, व्हाट वाज सर टेलिंग एट दैट टाइम. आर यू विद मी टिल हियर? यस, परफेक्ट. चल, थर्ड कंपैरिजन. अब मजा खुलने वाला है, मजा दुगना होने वाला है. देखो भैया, ये दिमाग आप लोग लगाओगे कि मेरे पास एक फिनॉल है और मेरे पास एक फिनॉल ही है, लेकिन उसपे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 लगा हुआ है, या फिर लाइक OCH3 लगा हुआ है. दीज आर सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो जनरली आपको दिखेंगे, राइट? ये है. और नेक्स्ट यहां पर मेरे पास एक OH ग्रुप है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मेजरली NO2, या फिर आपको हैलोजेंस दिखेंगे लाइक Cl या फिर Br. अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दिमाग लगाओ कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के जवाब देना. ऑन द अदर हैंड, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? दैट इज व्हाट यू नीड टू गिव मी द आंसर ऑफ. तो आंसर रेडी हो गया आप लोगों का? हाँ, यस. ओके, प्लस आर. अब दिमाग लगाओ. अगर मैंने बोला कि प्लस आर हो रहा है, डोनेटिंग हो रहा है ना, तो OH की पोलैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? कैसे? डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो O और H के बीच में जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि O को जो भूख लगी है वो भूख तो ये लोग ही मिटा दे रहे हैं. तो O और H के बीच में पोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. दैट इज व्हाई on addition of an electron donating group on phenol, your acidic character decreases with respect to phenol. On the other hand,
अगर आपका -R लाइक नाइट्रो या -I लाइक Cl या Br, तो ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब सोचो, बेंजीन जो था वो एक्चुअली OH से विड्रॉ ही कर रहा था ड्यू टू द रेजोनेंस, पोलैरिटी ऑलरेडी बढ़ा रहा था, और उस बेंजीन पे भी ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उससे और खींच रहा है, तो भैया O और H की पोलैरिटी स्ट्रांगली बढ़ेगी, बोलो हाँ ना। तो उस केस में आपका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर टू फिनॉल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एक सिंपल क्वेश्चंस ऐड करते जा रहा हूं साथ साथ, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाए, कि जैसे मैंने बोला कि यहां पर OH है और यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और यहां पर फिनॉल ले लिया, और फिर मैंने आपको क्रिसॉल दे दिया, पैराक्रिसॉल दे दिया। पैराक्रिसॉल मतलब क्या? क्रिसॉल मतलब क्या? फिनॉल पे CH3, बोलो हाँ ना, पढ़ चुके हम ये पहले लेक्चर में। अब फिनॉल पे CH3 और वो भी पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब बेंजीन तो खींच ही रहा था रेजोनेंस की वजह से, बेंजीन पे और नाइट्रो लगा दिया जो और खींच रहा है, तो O और H का पोलैरिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। यस, नाउ द डाउट, प्लीज आस्क। पहले एसिडिक सेंस के पहले पॉइंट हमने ऐसा लिखा था ना कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन फिनॉल पोलैरिटी इंक्रीजेस। करेक्ट। सो ड्यू टू प्लस आर मतलब बेसिकली O जो है वो इसके साथ प्लस आर कर रहा है, फिनाइल तो खींच रहा है ना। तो अगर फिनाइल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, फिनाइल रिंग जो है वो खींच रहा है O से, बट O प्लस आर कर रहा है, तो ये लोन पेयर उधर डोनेट हो रहा है और बेंजीन खींच रहा है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इन इट, तो उसकी वजह से पोलैरिटी बढ़ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है? फिनाइल खींच रहा था ड्यू टू प्लस आर, लेकिन यहां से आपने डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, तो ये भी प्लस आर कर रहा है बेंजीन पे, वो भी प्लस आर करना चाहता है। तो बेंजीन की भूख जो पहले 10 रोटी की थी, वो 10 की 10 रोटियां ऑक्सीजन से ले रहा था, लेकिन अब 5 रोटी ये दे रहा है, 5 रोटी वो दे रहा है, तो पोलैरिटी घट गया ना। OH ही था, यहां पर नीचे से दूसरा ग्रुप लगा दिया। एग्जैक्टली, यू गेट माई पॉइंट और नॉट? और नीचे एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे, फिर इसी के नीचे मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए डाल देता हूं, आप खुद सोचेगा। मैंने आपको बोला अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? द क्वेश्चन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है? फिर यहां पर आ गया, यहां इसको मैं ऐसे लिखता हूं 4 नाइट्रोफिनॉल, यहां पर आ गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर आ गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मैंने बोला अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो दिमाग लगाना है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब अगर एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी जगह पे 2 विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, उसकी जगह पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो आप सोचो, विड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने वाला था, अब एक पे बढ़ने वाला था, तो 2 पे तो और बढ़ेगा, क्योंकि अब 2 लोग खींच रहे हैं। 3 पे तो 22 जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग खींच रहे हैं। अब जब 3 लोग खींच रहे हैं, तो डू यू एग्री सबसे लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल का हो जाएगा, दैट इज 4 नाइट्रोफिनॉल। उसके ऊपर आपका हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और उसके ऊपर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। डू यू एग्री विद मी?
This is what you need to understand, my dear friend. This is very, very important. Withdrawing group आने से बढ़ेगा, वो बता दिया. But more the number of withdrawing groups, higher is the acidic strength of phenol. And ये वाला तो अपना स्पेशल एसिड है भाई. ये वाला तो अपना स्पेशल एसिड है. उसको यहां पर बढ़िया से हाईलाइट करके आपको दिखा ही देता हूं. ये OH और जब 3 नाइट्रो ग्रुप होते हैं ना, तो इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो IUPAC नेमिंग में बोलते हैं, लेकिन कॉमन दुनिया में इसको पिक्रिक एसिड के नाम से जान के आए हैं हम लोग. ये हमने डाउस प्रोसेस के अंदर पढ़ा हुआ है एक बार. पिक्रिक एसिड मैंने वहां नाम लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ये वाला नाम लिया होगा. वो नाम मैं आपको यहां दे रहा हूं. और ये ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड विदाउट COOH ग्रुप. दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड विदाउट COOH ग्रुप. और ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाता है. दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस पार्ट. एक्सेप्शन ऑफ दिस पार्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यस, इन जनरल दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स. बट अगर फिनॉल पे सब्स्टिट्यूशंस आ जाए और वो भी विड्रॉइंग वाले, तो मेरे प्यारे दोस्त, पिक्रिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो जाता है. प्लीज इस चीज का बढ़िया से नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस भी साथ साथ में करवा रहा हूं ताकि साथ साथ में प्रैक्टिकली आपका क्लियर होता चला जाए. Picric acids, that's an exception with respect to carboxylic acid, right? बाकी फिर हैं ऐसे और भी कुछ exceptions, but right now at 12th level you do not need to worry about that. हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, करियर में, अगर ऑर्गेनिक आपका पोर्शन है कहीं पे भी, तो you will get to know many other things. Can I go ahead? Yes. थर्ड कंपैरिजन समझ में आया. सेकेंड में फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड में फिनॉल का विद देयर सब्स्टिट्यूएंट्स. अब बात आती है फोर्थ में इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप होंगी. देखो, फोर्थ में मैंने क्या किया. फोर्थ में मेरे प्यारे दोस्त, मैंने फिनॉल लिया, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप डाला सिंगल, बट पोजीशन रखी पैरा. फिर मैंने क्या किया, मैंने फिनॉल ही लिया, बट इस बार पोजीशन रखी नाइट्रो, और पोजीशन रखी ऑर्थो. और फिर मैंने फिनॉल ही लिया, लेकिन पोजीशन रखी मेटा. अब जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है. ये जो नाइट्रो ग्रुप है, डू यू एग्री, इसमें जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो? तो ये भाई साहब -I इफेक्ट भी कर रहा है, और पैरा पोजीशन पे डेंसिटी इंक्रीज होती थी, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होती थी. मैंने ऑलरेडी आपको ये यहां पर बता दिया. देखो, पैरा पोजीशन पे डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका ये -I भी कर रहा है और -R भी कर रहा है. एंड वी नो रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? रेजोनेंस. तो मेरे को ये -I यहां देखना ही नहीं है, -R देखना है. सेम यहां पर ये भाई साहब भी -I कर रहे हैं और -R कर रहे हैं. अगेन मेरे लिए -I मायने नहीं रखेगा, -R ही मायने रखेगा. अब अगर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो इसको भी चेक करो फिर. तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सिर्फ -I ही कर रहा है, क्योंकि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे तो आता ही नहीं था. वो तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही आता था. बोलो हाँ ना? तो ये भाई साहब रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हैं. मेटा पोजीशन पे नाइट्रो रेजोनेंस नहीं करता है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? इंडक्टिव कर रहा है. क्या कर रहा है बच्चा? तो अब आप सोचो, क्या इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं. बोलो हाँ ना? अब देखो, ये दोनों को देखो. अब क्वेश्चन है, सर ये और ये में, तो भैया पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाईएस्ट होती है ना, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री. तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा होगा, उतना मेरे लिए फायदा. बोलो हाँ ना? तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर पैरा पोजीशन
ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और मेटा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना स्ट्रांगली नहीं बढ़ा पाता बिकॉज ये सिर्फ -I कर रहा है। बट मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि इसी की रेंज में मैंने फिनॉल को भी रख दिया, तो अब क्वेश्चन है ये दोनों तो इससे ज्यादा एसिडिक हुए, लेकिन इसका क्या? अले मेरे मुन्ने, भैया विड्रॉ तो कर ही रहा है ना, वो -R से नहीं कर रहा है लेकिन -I से तो कर रहा है, तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही विड्रॉइंग हो गया ना। तो कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी पोजीशन पे हो, वो फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक ही होगा, लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट्स का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा वो मैंने यहां लिखा। अब इसके दो तरीके हैं, मैं सीधा सीधा शुगर कोट करे बिना बोलूंगा। ये क्वेश्चन हैशटैग ऐसा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी काइंड ऑफ एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू एडमिशंस टू योर कॉलेजेस इफ यू आर गिविंग, जिसमें 11-12 का सिलेबस होगा, ऐसे क्वेश्चंस के बिना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस के बिना, इसके बिना नहीं होगा। अब इसके दो तरीके हैं कि नाइट्रो वाले ग्रुप में मैंने आपको पहले भी सिखाया है, पैरा वाला ज्यादा, O and M। सो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल, पावर ऑफ मंजोत, याद आ गया? हाँ, तो पावर ऑफ मंजोत मेरे प्यारे दोस्त इज what you need to understand and learn it. That's one way which I would avoid in this case. वो मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के केस में बोला था, यहां पर मैं अवॉइड करूंगा। आई वुड से इसको याद ना करके आप लॉजिकली याद करो या लॉजिकली समझ के करो, क्योंकि कैसे फंसाएगा आपका एग्जामिनर वो मैं आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स क्वेश्चन देने वाला हूं, और वहां पर देखना क्या अलग लेवल पे आपकी चीजें चलेंगी। JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पाजी इतना चीख चीख के क्यों बोल रहे थे। सिमिलरली वो आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल सकता है कि भैया फिनॉल ले लो, फिनॉल के बाद मेटाक्रिसॉल ले लो, मेटाक्रिसॉल के बाद ऑर्थोक्रिसॉल ले लो एंड पैराक्रिसॉल ले लो। भैया क्या मैंने स्ट्रक्चर सही बनाए हैं बोलते हुए? पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, फिनॉल। अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो भैया फिनॉल इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। वो तो हमने ऑलरेडी अभी अभी थोड़ी देर पहले कंपैरिजन देखा। पॉइंट है कि इन तीनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो मुझे बताओ। अब ये जो CH3 ग्रुप है, क्या ये CH3 ग्रुप डोनेट कर रहा है और वो डोनेशन +I से करता है? बोलो हाँ कि ना। अब उसमें मेरे प्यारे दोस्त, उसमें क्या ये जो +I मेटा पे था, तो मेटा पे तो डेंसिटी इंक्रीज ही नहीं होती है, तो मेटा पे अगर वो +I कर भी रहा है तो क्या फिनॉल की पोलैरिटी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो इसके कंपैरिजन में तो पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मेटा वाला मेटाक्रिसॉल विल बी हायर कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो और पैरा में बच्चा बोलेगा सर पैरा वाले का कम होगा, क्यों? क्योंकि सर आपकी पोलैरिटी जो है, ओ सॉरी, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वाइल रेजोनेटिंग, वो सबसे ज्यादा पैरा पे होता है। बट यहां पर खेल है, यहां पर रेजोनेंस से नहीं हो रहा है, यहां पर +I इफेक्ट हो रहा है। तो ऑर्थो और पैरा पे जो +I इफेक्ट है वो नियरली इक्वल है ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो यस दिस इज लेस एसिडिक कंपेयर टू ऑर्थो। बट आपका जो टेक्स्ट बुक है वो ये कहता है कि इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर इज नियरली सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का pKa वैल्यू सेम दिया हुआ है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10.1। You can cross check these values in your textbook. And we know lower the pKa value, higher is the acidic strength. Last class में हमने आपको वो रिलेशन दिया है, जब हम अल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तब हमने आपको वो चीज दी है। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैल्यू, बट दिस इज हाउ द स्ट्रेंथ गोज लाइक। सो दैट्स योर 5th पॉइंट, एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अरेंज फिनॉल, मेटाक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल in the order of their acidic strength.
arrange para-nitrophenol, ortho-nitrophenol and meta-nitrophenol in the arrangement of their acidic strength. इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. अब जब ये वाला पोर्शन बच्चे को समझ में आ जाता है, तब मैं यहां पर एक 6th क्वेश्चन देता हूं, which is your JEE PYQ and your NEET PYQ, very very favorite. पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस अगर आप उठाओगे, पेपर्स उठाओगे, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा. क्वेश्चन ही दिखेगा डायरेक्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन ही दिखेगा ऐसा ही. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है. आपको दे दिया फिनॉल पे नाइट्रो, आपको दे दिया फिनॉल पे Cl, फिर आ गया फिनॉल पे OCH3 एंड फाइनली फिनॉल पे CH3. ठीक है, इनको मैं कंपाउंड्स को नाम दे देता हूं A, B, C, D. नाउ थिंक अबाउट इट. इसमें उसने बोल दिया अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. मतलब आपको लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है. ठीक, you want to try this question? Do you want to try this question? You want to give it a try? I'll give you an hint. I'll give you an hint. क्या आपको ये चीज याद आ रही है सबसे पहले कि बेंजीन के ऊपर XY अगर ग्रुप लगा है और उसमें अगर Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. बोलो हाँ कि ना. ये हमने ट्रिक सीखी हुई 11th के अंदर. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये अपने को पता चल गया. अब पहले मुझे यही आइडेंटिफाई करना है कि इन ग्रुप्स में कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. चलो लेट्स सी. आप जो बोल रहे हो वो हम यहां पर लिखते हैं. बोलो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये तो चीख के अभी हम कर रहे थे. Cl इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैच. इसके ऊपर हम आते हैं. ये दोनों में बताओ डोनेटिंग. X बॉन्डेड टू Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डोनेट करेगा. सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. हाँ, बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन माय डियर फ्रेंड विड्रॉइंग भी है और डोनेटिंग भी है. इट इज विड्रॉइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव एंड डोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस. तो ये +R करता है और -I करता है. और हैलोजन एक एक्सेप्शन है. हैलोजन एक एक्सेप्शन है कि इंडक्टिव और रेजोनेंस में से उसका इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल होता है. हैलोजन इज द ओनली एक्सेप्शन जिसमें इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल होता है. तो इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, -I करेगा. एक बार ये आइडेंटिफाई हुआ, देखो प्रोसेस समझो. एक बार ये आइडेंटिफाई हुआ, अब आपको पता करना है कि ये विड्रॉइंग है तो कौन से मेथड से विड्रॉइंग है, कौन सा इफेक्ट. तो भैया ये -I भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये -R भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, जिसमें ऑब्वियसली इंडक्टिव को काट देंगे अपने बिकॉज रेजोनेंस इज मोर पावरफुल. यहां पर क्लोरीन में ये -I भी कर रहा है और +R अपना लोन पेयर ये डोनेट करता है. लेकिन एक्सेप्शन है, यहां पर रेजोनेंस जो है वो क्या है, वीकर पड़ जाता है, इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर होता है. चलो यहां देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग. OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको. मिथॉक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो -I भी कर रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लोन पेयर डोनेट करके +R भी कर रहा है. ऑब्वियसली इंडक्टिव इज लेस पावरफुल एंड रेजोनेंस इज मोर पावरफुल. हैलोजन इज द ओनली एक्सेप्शन. और यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, +I. ये रेजोनेंस नहीं करता है, CH3 ग्रुप रेजोनेंस नहीं करता है, वो +I से डोनेट करता है. अब मैं आपको बता रहा हूं, 11th का कुछ भी नहीं आता, मान लो कुछ भी नहीं आता, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, एटलीस्ट इतने ग्रुप्स का जो ऑर्डर लिखा है ना वो अपने दिमाग में डाल लो, वो अपने दिमाग में डाल लो. अब देखो, अब सोचो, जहां जहां पे भी विड्रॉइंग है वो लोग तो ज्यादा एसिडिक हो गए ना कंपेयर टू डोनेटिंग वाले. मतलब A और B इज मोर एसिडिक कंपेयर टू C एंड D.
अब क्वेश्चन है कि ए और बी में से कौन ज्यादा विड्रॉइंग है? ए नाइट्रो माइनस आर, यस और नो? तो आपका ए वाला हाईएस्ट आएगा और उसके बाद सी आएगा, एग्री? ओ सॉरी, बी आएगा, आएगा ना? ओके, फिर बात करते हैं इन दोनों की। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो दोनों डोनेटिंग है, और डोनेटिंग जो है वो एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, और जिसमें भी ज्यादा डोनेटिंग पावर हुआ वो तो और घटाएगा। बोलो हाँ ना? अब ये प्लस आई से डोनेट करता है, ये प्लस आर से डोनेट करता है, कौन ज्यादा पावरफुल? रेजोनेंस। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर लोएस्ट होगा, बोलो हाँ ना? और डी वाले का उससे ज्यादा, एंड दैट्स हाउ योर ऑर्डर विल गो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। जेई नीट पीवाईक्यू बोर्ड में आज तक नहीं पूछा गया है, बट यस चांसेस आर वेरी वेरी प्रीमियम कि बोर्ड में इस साल ये ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को प्यार से मोहब्बत से लिखिएगा। विद दिस माय डियर फ्रेंड, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। सो बहुत ही बढ़िया से आपने एसिडिक स्ट्रेंथ और उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेट नंबर 2 का प्रॉपर्टी ना। सेट नंबर 2, अरे ए में ही दो प्रॉपर्टीज थी, एक था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और दूसरा था मेरे प्यारे दोस्तों, जाके देखो, अरे जाके देखो अल्कोहल में क्या आपने ऐसा कुछ प्रोसेस सुना है? एस्टरिफिकेशन। आले मुन्ना, वही वही वो आ गया, वापस आ गया, वही कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से H यहां से OH, देखो क्या बनेगा, ओए क्या बनेगा, यहां पर O C डबल बॉन्ड O R डैश, ओए बाबा अल्कोहल का एल्काइल बनता था, याद आया? और एक्स एसिड का एल्केनोएट बनता था फाइनल आंसर में। यहां पर अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, तो फिनॉल का फिनाइल बनेगा, और मेरे प्यारे दोस्त एस्टर का नाम में एल्केनोएट बनेगा। ला बाबा, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो? बहुत सिंपल। अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप प्लीज खुद से करिएगा। क्या यहां पर एसिड चाहिए था हमें? बिकॉज इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो पानी निकलता है। फिर इसी के नीचे सेम, मैं नहीं कर रहा, वो कंप्लीट वो आप करेंगे, Cl C डबल बॉन्ड O R डैश, असाइल हैलाइड, जिसका नाम हमने एसाइलेशन दिया था, याद आया? हाँ, तो यहां पर टिंग टिंग अगेन एस्टर बनेगा, बट यहां क्या यूज कर रहे थे? पिरिडीन। क्यों? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो HCl। बहुत बढ़िया। फिर आया था आपका बहुत फेवरेट वाला, दिस इज नोन एज RCO होल ट्वाइस O, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको ओपन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये सबसे अतरंगी है, और ये मैक्सिमम बच्चे मिस आउट कर जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर दूं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, वहां पर आपको एरो पे यही दिखेगा, ये दोनों नहीं दिखेंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ये दोनों से बच्चा रिएक्शन बना लेगा। बच्चे का यही प्रॉब्लम होता है। तो आप जब यहां पर फिनॉल लोगे ना मेरे दोस्त, तो फिनॉल का H और यहां से ये पूरा निकलेगा, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, RC डबल बॉन्ड O OH, और साथ में आपका फिनाइल एल्केनोएट। माय डियर फ्रेंड, प्लीज मेक श्योर कि आप यहां पर बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन कर लें। दैट्स फॉर यू, एस्टरिफिकेशन। इसमें हम H प्लस यूज करते हैं टू एक्टिवेट द रिएक्शन, दैट्स इट। बाकी इसको फॉरवर्ड रखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो काउंटर पार्ट है ना, वो वीक काउंटर पार्ट है, वो एक्चुअली में डिसोसिएट 100% हो ही नहीं पाता, तो सिस्टम का रिवर्स आने का चांस लेसर हो जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, एसिड एनहाइड्राइड। ये वाला रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे, आपके लिए वो ब्लैंक छोड़ा है, यहां पर अपना फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए और यहां पर एस्टर का स्ट्रक्चर बनाइए, दैट इज लेफ्ट फॉर यू। प्लीज नोट दिस डाउन। है ना? एसाइलेशन में ही अगर मैं C डबल बॉन्ड O और उसकी जगह पे सिर्फ CH3 ले लूं, तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया, तो उस प्रोसेस का नाम
एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल हो जाएगा। इज दिस ओके? क्लियर है? दैट्स सिंपल, दैट्स इजी, सो गुड। अ नाइस पॉइंट ब्रॉट अप कि सर एसाइलेशन में एसिटाइलेशन किया था। अरे वो है, उसी का सब पार्ट है। एसिटाइलेशन इज अ सब पार्ट ऑफ एसाइलेशन। डन। सो आई लीव इट टू यू। आप एस्ट्रिफिकेशन हेडिंग डालो एंड देन complete the reactions on your own. Done? Chalo, let's move on to the B set of properties. B set of properties. Baba, bahut important. Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. आहा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली है, हर बार रिपीट होने वाली है ये प्रॉपर्टीज, हर एक चैप्टर में रिपीट होने वाली है ये प्रॉपर्टीज। मेरी फेवरेट कहां से रिपीट हो रही है पता है? 11th के बेंजीन वाले पोर्शन से रिपीट हो रहा है, फिर हैलोअरीन्स में रिपीट हुआ, और फाइनली अब फिनॉल में आ रहा है। और फिर जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओगे तो उनके एरोमेटिक काउंटरपार्ट पे भी ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। फिर जब आप अमाइंस में जाओगे तो एनिलीन पे भी रिपीट होंगी, जब आप ईथर्स में जाओगे तो एनिसोल पे भी रिपीट होंगी। तो यार अब जब इतना रिपीटिशन है तो यार आप इसको सिंसियरली एक ही बार करके खत्म क्यों नहीं कर लेते हो? फिर बात आती है सिर्फ जो स्पेशल चीजें नोट डाउन करने की। तो देखो, मैं यहां पर रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूं मेरे बॉस। रिएक्शन नंबर 1 देखो, मैंने यहां पर लिया एक फिनॉल, और उस फिनॉल के ऊपर ना मैंने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करने का कोशिश किया। तो हमें पता है ना क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब आपका जो OH ग्रुप है मेरे बच्चे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? हाँ, तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, जिसमें से मेजर कौन होगा? पैरा। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां है? कि आपका जो ओवरऑल यील्ड है ना इस रिएक्शन का, वो लो है। इट्स अ लो यील्ड प्रोडक्ट। व्हाई? ऐसा क्वेश्चन कभी कोई आपसे पूछ ले, आप कोई कॉलेज में BSc कर रहे हो, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, और आपको ये रिएक्शन लिखा हुआ है, और नो आपका प्रोफेसर आपको पूछ ले कि 12th में आपने रिएक्शन पढ़ा था, बताओ ये फिनॉल के ऊपर, यहां इसी की जगह पे क्लोरीन होता तो अच्छा प्रोडक्ट था, हाई यील्ड, बट फिनॉल आते ही ये प्रोडक्ट में लो यील्ड क्यों हो गया? तो आप उसको बोलोगे हमको लॉजिकली क्लियर है कि हमें पता है कि AlCl3 जो है उसमें Al जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का भूखा है। इट्स अ लुईस एसिड। ये टर्म हम बता चुके हैं आपको, इट्स अ लुईस एसिड। बोलो हाँ ना। अब ये लुईस एसिड है, लोन पेयर का भूखा है। क्या यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं? बोलो हाँ ना। तो ये गधे आपस में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ Cl गेटिंग इन्वॉल्व ओवर हियर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लग जाते हैं, जहां पर ये एक एसिड की तरह एक्ट करने लग जा रहा है, लुईस एसिड, और वो लोन पे डोनेट करके लुईस बेस की तरह एक्ट कर जाने वाला है। तो ये दोनों आपस में मिलके एक्चुअली में अपना एक सॉल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो यील्ड है वो लो मिलता है हमें। तो बच्चा बोलता है 1 मिनट, हो इफ दिस इज द केस, तो सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें भी हम एनहाइड्रस AlCl3 तो यूज करते हैं। सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें मैं अगर रिएजेंट लिखूं तो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस AlCl3। अब मैं यार वो प्रोडक्ट बनाने नहीं जा रहा हूं, वो आप बना सकते हो ना, इतना स्पून फीडिंग में नहीं करूंगा। फिनॉल पे करना है तो एक पैरा पे CH3 लगेगा, एक ऑर्थो पे लगेगा, वो आप करिएगा। सेम चीज CH3 डबल बॉन्ड Cl आ जाए, और यहां पर क्या हो जाए? एनहाइड्रस AlCl3 फिनॉल के ऊपर ही। तो यहां पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करके टेक्नोलॉजी का यूज कर लेता हूं। हाँ, यहां पर बस इतना ध्यान देना कि ये प्लस में जाता है, ये प्लस में जाता है, तो ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा, यहां से ये ऑर्थो और पैरा पे कनेक्ट होगा। लेकिन अगेन
दोनों के दोनों रिएक्शन का कैसा यील्ड होगा? क्यों लो yield? Because of the Lewis acid being used in this reaction, which reacts with the lone pair of phenol and forms what, my dear friend? Ah. तो रिएक्शन नंबर 2 एल्काइलेशन में प्रॉब्लम, रिएक्शन नंबर 3 एसाइलेशन में प्रॉब्लम। बात करते हैं नाइट्रेशन की। अब मजा, क्रेजी, दिस इज क्रेजी 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 क्रेजी, बहुत ही क्रेजी है, ध्यान से सुनिएगा। क्रेजी किया रे यहां पर फोर्थ, इस रिएक्शन ने क्रेजी किया रे, देखो यहां पर देखो फिनॉल। अब इसके ऊपर जब मेरे प्यारे दोस्त आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, है ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन का रिएजेंट हुआ ना, तो ऑब्वियसली इसने जनरेट किया NO2 प्लस, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको। कहां जाना चाहिए था? वेयर शुड हैव बीन इट शुड हैव बीन डायरेक्टेड ऑर्थो एंड पैरा। अब क्रेजी चीज देखो क्या हुई, क्रेजी चीज हुई कि यहां पर जो प्रोडक्ट बना ना, उसमें ऑर्थो और पैरा पे ही नाइट्रो लगा, लेकिन तीनों पोजीशन पे एक साथ लग गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब जब आप एक्वस मीडियम देते हो ना, तो आपका जो फिनॉल है ना, वो एक्चुअली फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देता है बेंजीन की रिंग को, जिसकी वजह से नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे जाके लग गया। एक्वस था, लेकिन वहां पर वो Cl ही था ना, यहां पर ये डिसोसिएट हो जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब अपना नेगेटिव स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? रेजोनेंस करता है। तो उसकी वजह से बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाती है। सो ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन रिंग highly activated, that's why the product is like this। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार, अब अगर अपने को एक साइड पे चाहिए, मतलब पैरा पे चाहिए और ऑर्थो पे चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला देखो, इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप इसी फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 में डालो, उसमें H2SO4 मत डालो, उसी की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा था। डाइल्यूट HNO3 डालो और टेम्परेचर को मेंटेन करो एट 298 केल्विन। टेम्परेचर मत बढ़ने दो, टेम्परेचर बढ़ा तो वापस फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। इसको डीएक्टिवेट करो, फिनॉल में प्रेजेंट रहने दो इसको। तो क्या हुआ यहां पर? आपको यहां पर सक्सेसफुली पैरा पे नाइट्रो मेजर मिला, एंड मेरे प्यारे दोस्त ऑर्थो पे नाइट्रो, दैट्स बेसिकली दिस इज योर डबल बॉन्ड ओवर हियर। ऑर्थो पे नाइट्रो, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बना। अब थोड़ा सा याद करना, आपको याद आएगा, 100% याद आएगा, क्योंकि आपने नोट्स इतने स्ट्रक्चर्ड बनाए ना, तो आपको ये चीज याद आएगी कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड होगा। जबकि जब वो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है ना, तो फिनॉल और ऑक्सीजन आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, जिसकी वजह से इन भाई साहब का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लेस, इतना लेस कि ये वाला जो काउंटर पार्ट होता है ना,
वो स्टीम वॉलेटाइल होता है। मतलब इसको अगर आपने स्टीम भी दिया ना तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज हैविंग इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है दैट out of ortho and para-nitrophenol, which is steam volatile and why? Which is steam volatile and why? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है that orthonitrophenol is steam volatile. Why? Because of the weak intramolecular H bond. That's the keyword. That's the keyword. इंटर है, ये इंटर है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, वो मॉलिक्यूल के अंदर अंदर फोर्स है। तो यहां के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो वीकली बॉन्डेड हैं, जबकि यहां के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर। एग्जैक्टली। अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसीलिए वॉलेटाइल है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सेपरेट दीज टू कंपाउंड्स वेरी वेरी इजीली बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप डालोगे ये स्टीम पे वॉलेटाइल हो जाएगा और इसको बॉईल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट जीआर क्वेश्चन बनता है ऑन दिस पोर्शन। प्लीज राइट इट डाउन। फिर आता है इसका नेक्स्ट काउंटर पार्ट कि आप सर ये असाइलेशन, अल्काइलेशन और हैलोजिनेशन तो कर नहीं पा रहे, तो क्या हाई ईल्ड हैलोजिनेशन किया जा सकता है? दैट वाज द क्वेश्चन। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला बिल्कुल किया जा सकता है। सो हैलोजिनेशन का काउंटर पार्ट यहां बनाया गया। देखो हैलोजिनेशन का काउंटर पार्ट जिसको हम ब्रोमिनेशन बोलते हैं, फिनॉल पे ब्रोमिनेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड इट राइट अवे। फिनॉल पे अगेन जब आप ब्रोमिनेशन करने गए तो हमें पता है कि यार इसको एक्टिवेट करना है तो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दो। अब फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्वस मीडियम। तो मैंने एक्वस ले लिया और इसके ऊपर क्या डाल दिया? ब्रोमीन। अब क्योंकि एक्वस मीडियम है तो पोलर सॉल्वेंट तो ब्रोमीन को तोड़ देगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्वस मीडियम में ये भी बहुत एक्टिवेट हो गया, तो भाई साहब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो पैरा मिलेगा, यहां पर हमें मिल गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एंड दिस माय डियर फ्रेंड इज अ वाइट पीपीटी। अब अगर ये वाइट पीपीटी है, वाइट पीपीटी नहीं नहीं बच्चा, ब्रोमीन जब एल्कीन पे अटैक करता है तो वो कलरलेस होता है, ब्रोमीन वाटर। लेकिन यही ब्रोमीन वाटर जब फिनॉल पे अटैक करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनने की वजह से व्हाइट पीपीटी। अब सोचो कि अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल है, ये आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आप क्या करोगे? आप यहां पर सर ब्रोमीन वाटर डाल दो। सर अगर यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी बनता हुआ नजर आ गया ना, तो ये कंफर्मेशन है कि ये फिनॉल है। तो एक तो भाई ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। दूसरा, सोचो मैंने आपको बोला कि भैया मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब थी और इन दोनों में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड था। सोच के जवाब देना, दोनों में क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड। बट आई हैव मिसप्लेस्ड कि दोनों में से फिनॉल कौन सा था। आई हैव मिसप्लेस्ड, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं स्टिकर मारना भूल गया हूं। अब थोड़ी देर के बाद आया तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि राइट में फिनॉल है कि लेफ्ट में फिनॉल है। तो अब चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? अगेन ब्रोमीन वाटर दोनों में डाल दूंगा। जिसके अंदर व्हाइट पीपीटी बना वो फिनॉल है और जिसमें नहीं बना वो फिनॉल। तो कहना से किसी को बताना मत कि हम इस टेस्ट को डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ फिनॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ ना? बस इतना ध्यान देना कि अगर फिनॉल और एनिलीन आ जाए तो फिर आप ब्रोमीन वाटर डाल के चेक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। फिनॉल और एनिलीन कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड वाया दिस टेस्ट। इसके अलावा फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यू कैन यूज दिस टेस्ट। अब फिनॉल और एनिलीन में से फिनॉल कौन एनिलीन कौन, उसके लिए आपको एनिलीन वाला चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज अमाइंस।
तो जब हम 9th चैप्टर पे जाएंगे तब मैं आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करवाऊंगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एनिलीन. So distinguish test of phenol with respect to other aromatic compounds. यहां पर लिख देता हूं except aniline. तो अब क्वेश्चन ये था कि सर प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, हमें तो ऑर्थो या पैरा पे चाहिए था. तो साइंटिस्ट लोग बोले यार यार बहुत सिंपल है, देखो आप यही रखो, फिनॉल के अंदर तो ऑलरेडी पोलैरिटी है, तो ब्रोमीन को तोड़ने के लिए तो वही पोलैरिटी बहुत है हमारे लिए. ब्रोमीन को तोड़ने के लिए हमें वही पोलैरिटी. आप जो मीडियम को पोलर कर रहे थे ना, एक्वेस कर रहे थे, उसकी जगह पे एक नॉन पोलर वो कर लो, सॉल्वेंट कर लो, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड. अब जैसे आप इसको नॉन पोलर करोगे तो अब ये उतना स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा ना. अब एक्वेस में वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, तो जब वो स्ट्रांगली एक्टिवेट हो ही नहीं पा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपका ब्रोमीन या तो ऑर्थो या तो पैरा पे लगेगा, और मेजर प्रोडक्ट कौन मिलेगा? पैरा, बिकॉज सिमेट्री है, लीस्ट रिपल्शन है. दिस इज वेयर योर एग्जामिनर will create beautiful questions, my dear friend. Beautiful questions, मैं आपको बोल रहा हूं. This is where your examiner will create beautiful questions in a way जहां पर वो क्या करेगा पता है? वो आपको फिनॉल दे देगा और बोलेगा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, कन्वर्ट फिनॉल टू पैराब्रोमोफिनॉल, जहां आपको दोनों के स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और रिएजेंट भी याद करना है कि कौन सा था. कन्वर्ट फिनॉल, एग्जैक्टली, बस उतना ही उतना ही उतना ही, एग्जैक्टली उतना ही. कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. तो भैया बस ब्रोमीन एक्वस डालना है, ब्रोमीन वाटर डालना है. इस तरह के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कन्वर्जन्स में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में यूज किए जा सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर एरोमेटिक कंपाउंड. और तीसरा क्वेश्चन आपका ये नाइट्रेशन वाला आ सकता है, जिसमें अगर कंसंट्रेटेड है तो पिक्रिक एसिड बनता है, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं. याद आ गया ना अब तो? हाँ. और डाइल्यूट कर दिया, टेम्परेचर मेंटेन किया, तो पैरानाइट्रो एंड ऑर्थोनाइट्रो, और यहां से आपका गिव रीजन क्वेश्चन आ सकता है. सो ESR बिकम्स वेरी वेरी हैवी टॉपिक फॉर अस. मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बढ़िया से फिनॉल्स के केस में लिखें, बिकॉज इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्टर. लिखिए. तो यहां पर क्वेश्चंस समझ में आए. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिनॉल के सी सेट के प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन. अब देखो, फिनॉल का ऑक्सीडेशन इज, पहली चीज तो बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो रेजोनेंस है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. बट अपने को पता है ना, अगर ऑक्सीडाइज हुआ भी तो कीटोन में ही होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है. तो हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7, K2Cr2O7 से भी ज्यादा एसिडिक मीडियम में लिया. जैसे अपने ने लिया तो ये चीज डाई कीटोन में कन्वर्ट हुआ और रेजोनेंस मेंटेन रहा. देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस मेंटेन है. इस प्यारी सी चीज को हम बोलते हैं बेंजो क्यूइनोन. इसका IUPAC नेम करने जाएंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. ट्राई टू नेम दिस. दिस विल बी साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन.
cyclohexa 2,5 diene 1,4 dione। आएगा नहीं नाम, टेंशन मत लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इसको IUPAC से भी किया जा सकता है। दैट्स ऑक्सीडेशन। फिर इसी ऑक्सीडेशन के अंदर रिडक्शन वाला रिएक्शन भी लिख लो, या उसको एक अलग हेडिंग बनानी हो तो अलग हेडिंग बना लो। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम लोग फिनॉल को रिएक्ट करवा देते हैं विद जिंक डस्ट और दे देते हैं हल्का सा हीट। तो ये जो जिंक है ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और आपका बेंजीन वापस से बन जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर मेरे प्यारे दोस्त। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में भी आ चुका है, परफेक्टली राइट। फॉर कन्वर्जन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगा फॉर कन्वर्जन्स। ठीक है, फिर बात करेंगे डी पार्ट की, दैट इज योर स्पेशल रिएक्शंस। फिनॉल के स्पेशल रिएक्शंस। अब फिनॉल के स्पेशल रिएक्शंस दो तरीके से, दो नेम रिएक्शंस बनेंगे इसमें, दोनों बहुत स्पेशल हैं। और इस पूरे पार्ट पे मैं आपको बोल देता हूं डबल हैशटैग डबल स्टार बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव, दोनों 100% प्रोबेबिलिटी, मैं 1% भी कम नहीं करूंगा, 100% प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों नेम रिएक्शन में से एटलीस्ट एक किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में दिखेगा, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव और बोर्ड, एनीथिंग। इज दिस क्लियर? पक्का? चल, इसमें पहला रिएक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें यह क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो सबस्ट्रेट है मेरे प्यारे दोस्त, सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जो है वो हमारा फिनॉल है। सबस्ट्रेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, वो फिनॉल है, ठीक है। और फिनॉल को ना एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए होता है बेस। तो ध्यान देना, इसको याद करने का तरीका, वो गाना सुना आपने, बेबी को बेस पसंद है, सुना है ना? बस वैसे ही सबस्ट्रेट को क्या पसंद है? बेस पसंद है। एक्टिवेट होने के लिए सबस्ट्रेट को बेस पसंद है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बेस के साथ रिएक्ट करके बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो सबस्ट्रेट इतना एक्टिवेट हो गया है कि सबस्ट्रेट को बेस पसंद है, लेकिन उसको बेहोश करना भी जरूरी है। सबस्ट्रेट को बेस पसंद है और उसी में उसको बेहोश किया। अब जब आपने बेहोश किया तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, ये चीज ONA में कन्वर्ट होगी, प्लस एन माइनस, और यहां पर इधर देखो ऑर्थो पोजीशन से H निकलेगा और यहां से Cl लेके भागेगा, तो CHCl2 बनेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। फिर इस बेहोश किए हुए सबस्ट्रेट के ऊपर NaOH एक्सेस किया जाता है और ये जो पार्ट है ना आपका ONA, तो वैसे का वैसे रहेगा, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एन एल्डिहाइड। इसका मैं छोटा सा आपको पार्ट बताता हूं। देखो, क्या आपके पास CH Cl और Cl था? बोलो हाँ ना। एक्वस NaOH अगर आप डालोगे तो क्या ये दोनों चीजें रिप्लेस होके OH हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां से पानी निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो एल्डिहाइड बन गया।
डन है बच्चा। और फिर फाइनली आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो फिनॉल को रीएक्टिवेट करने के लिए, तो आपको फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको हम लोग बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसको कॉमन दुनिया में सैलिसिल एल्डिहाइड बोला जाता है। इसी नाम से ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार वापस से रीमन टीमन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इस चीज का ध्यान देना, इसकी ट्रिक को समझो। मैकेनिज्म में जाने की अभी जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो माय डियर फ्रेंड, रीमन टीमन बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका ट्रिक है कि सबस्ट्रेट को क्या पसंद है, बेस पसंद है, जिससे वो एक्टिवेट हुआ, लेकिन इतना एक्टिवेट हो गया कि उसको बेहोश करना पड़ा। सो सबस्ट्रेट को बेस पसंद है और उसको फिर बेहोश किया तो एक इंटरमीडिएट बना, उसके ऊपर एक्वस NaOH, एंड माय डियर फ्रेंड फाइनली हाइड्रोलिसिस गिव्स यू द फाइनल प्रोडक्ट एज सैलिसिल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? Perfectly okay, write it down. Second reaction of phenol, special reaction of phenol, इसको हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, अब कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 11th में वही कोलबे है भाई। बात वही कर रहा है जो रीमन टीमन ने बोली थी कि बेबी को क्या पसंद है। बस यहां पर सबस्ट्रेट को बेस पसंद है, NaOH डाला, सबस्ट्रेट को बेस पसंद है तो उसको हमने एक्टिवेट किया। अब मेरे प्यारे दोस्त ये इतना ज्यादा एक्टिवेट हुआ कि अब बेहोश नहीं किया, अब इस सबस्ट्रेट को मार डाला, CO2 डाल के मार डाला, और मेरे प्यारे दोस्त साथ में कर दिया हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आपने ये किया मेरे प्यारे दोस्त, आपका ये OH वापस रिलीव कर जाएगा और यहां पर C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे वहां पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड था, सैलिसिल एल्डिहाइड था, वैसे यहां पर सैलिसिलिक एसिड, नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलिसिस यहां पर H प्लस, बेसिकली मोर ऑफ एसिड। अब आपको एक छोटा सा टिप दे दूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये ऐसा होता है बच्चा, समझना, इसके विसिनिटी में आपने H प्लस डाला, तो जैसे ही आपने H प्लस डाला तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये अट्रैक्ट किया तो ये फाइनली क्या सिस्टम बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड OH, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इस कार्बन पे प्लस आ गया, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा ना, तो ये कार्बन पे प्लस आया और इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल बना, और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक किया ऑन द फिनॉल। माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कोलबेज रिएक्शन को, भैया सबस्ट्रेट को क्या पसंद है, बेस पसंद है, एक्टिवेट किया तो उसको मारना पड़ा, मार डाला तो मार के किया हाइड्रोलिसिस, बन गया सैलिसिलिक एसिड। कोलबेज रिएक्शन for you, my dear friends. Please note it down. So salicylic acid जैसे ही बना, इस salicylic acid को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखना, OH C डबल बॉन्ड OH, इस प्यारी सी चीज को अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड पता चलेगा, CH3CO होल ट्वाइस O। बच्चा बोलता है ओ सर ये तो एस्ट्रिफिकेशन, अभी अभी तो किया था, यहां से ये पूरा निकलेगा, यहां से H निकलेगा, बोलो हाँ ना। हाँ, अब ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, ये आपके नॉलेज के लिए था। अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये फिनॉल की जगह पे उसका एस्टर बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज जिंदा रहा। अब जब ये जिंदा रहा तो ये मेरे बच्चे बन गया 2 एसिड ऑक्सी, ध्यान से सुनना,
टू एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये नाम से कोई मजा नहीं आएगा आपको। मजा पता है कब आएगा? जब मैं इसका कॉमन नेम दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, सैलिसिलिक एसिड को जब आपने एसिड एनहाइड्राइड दिया तो बना एक बहुत प्यारा सा चीज जिसको हम एस्पिरिन बोलते हैं। ये आपके मोस्ट ऑफ द पेन किलर्स, मोस्ट ऑफ द डिफ्लेमेबल मेडिसिन के अंदर यूज होता है। एंड दैट इज हाउ योर एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड एट द लैब लेवल। डिस्प्रिन के अंदर देयर इज अ कंटेंट ऑफ एस्पिरिन। सो एस्पिरिन इज द कंटेंट, डिस्प्रिन इज द नेम ऑफ द मेडिसिन। सो हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, एस्पिरिन इज दैट विच हेल्प्स यू कंट्रोल। सो दिस इज अगेन कोल्बे को फर्दर एक्सटेंड किया गया। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखो मैं यहां पर इसी पेज पे ये लिखा हुआ है, इसी पेज पे मैं यहां पर क्वेश्चंस बता देता हूं आपको किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि एक्सप्लेन नेम रिएक्शन दे दिया, ठीक है, एक्सप्लेन नेम रिएक्शन रीमटीमन या कोल्बे। तो उसमें आपको एक डिट्टो एज इट इज जैसा लिखा है वैसे आपको देना पड़ेगा, और उसी के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई दोनों रिएक्शंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या करेगा, वो यहां पर दे देगा फिनॉल, ठीक है। फिर फिनॉल के ऊपर ना वो बेस दे देगा और बोलेगा बताओ कंपाउंड ए क्या बन रहा है। फिर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर वो डाल दिया क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस NaOH, बोलेगा कंपाउंड बी बन रहा है, तो आपका वो इंटरमीडिएट बनेगा। फिर वो इंटरमीडिएट को उसने किया हाइड्रोलिसिस, तो बोलता है कि भैया कंपाउंड सी बन रहा है। तो ये रिएजेंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है भाई। सेम फिनॉल NaOH CO2 कर दिया तो भैया सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज मेरे कहने पे इस चीज का खास 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 ध्यान रखना, खास ध्यान रखना। करेक्ट, सिर्फ सैलिसिलिक एसिड तक, सिर्फ सैलिसिलिक एसिड तक। अब देखो देखो यहां पर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, देखो यहां पर आपको दे दिया फिनॉल, उसके ऊपर रिएक्ट करवा दिया स्टेप 1 में NaOH, स्टेप 2 में CO2 एंड H+, बना दिया कंपाउंड बी। कंपाउंड बी को वो बोलता है मैंने रिएक्ट कर दिया विद CH3CO होल ट्वाइस O, तो अब वो एस्पिरिन तक चला गया। यू गेट माई पॉइंट। यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा, देखो स्टेप 1 NaOH CO2 H+ एक साथ ले लिया तो सीधा सैलिसिलिक एसिड, और उसका एसिडिक एनहाइड्राइड तो आपका एस्पिरिन। नाउ दिस इज वन वे। द अनदर वे इज वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है वो इसमें से। वर्ड प्रॉब्लम कैसे? C6H5OH on reaction with NaOH in the presence of chloroform forms an intermediate B. B on excess reaction with NaOH and hydrolysis forms a compound C. Identify A, B, C and give the reactions. तो A, B, C 3 मार्क ये हो गए आपको आइडेंटिफाई करने के, और रिएक्शन लिखने के 2 मार्क हो गए, तो 5 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। सेम यहां पर कोल्बे के अंदर, वो रीमटी में था, कोल्बे के अंदर वो एस्पिरिन तक जा सकता है। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद excess NaOH in the presence of CO2 and H+ forms a compound A, तो सीधा ये आ गया। A on reaction with acetic anhydride forms a compound B, तो एस्पिरिन की बात हो गई। Identify A and B and write the reactions, तो 2 और 2 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया, या 2 और 1 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। कुछ इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ खेल सकता है एग्जामिनर। तो वर्ड प्रॉब्लम, अब देखो यार हर एक रिएक्शन के बाजू में मैं आपको उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब अगर आप ये वाला पार्ट मिस कर दे रहे हो ना, दैट्स वेयर यू आर लूजिंग द गेम। ये तो हो ही जाएगा, गेम यहां है, गेम यहां नहीं है, गेम यहां है कि
ये तो कर लिया सर, हो जाएगा, बट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? डायरेक्ट रिएक्शंस अब नहीं आते हैं एक्सप्लेनरी मटेरियल, वो ऐसा कुछ बनाएगा जहां वो आपके रिएजेंट्स का चेक कर रहा है, रियल चेक कर रहा है, जहां पर वो आपको सी इसी का अगर मैं एक ट्विस्टेड वर्जन बनाऊं, जस्ट एक दिमाग में आया आपके साथ बात करते करते, ट्विस्टेड वर्जन में NaOH रिएक्ट A, ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में NaOH और यहां पर X लिख दिया और यहां पर आपको फाइनल स्ट्रक्चर दे दिया कि दिस इज डबल बॉन्ड OH। बोल दे बताओ व्हाट इज X ABCD में, तो अगर ये सैलिसिलिडिहाइड है तो क्लोरोफॉर्म बना, और अगर ये सैलिसिलिक एसिड होता तो ये CO2 होता। बोलो हाँ कि ना? इस तरीके से दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एग्जामिनर, काम खत्म यार, फिर आपको मेरी जरूरत है ही नहीं। सच बोल रहा हूं, फिर आपको मेरी जरूरत है ही नहीं, फिर मैं आपको सिर्फ गाइड करूं, आपका काम हो जाएगा। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स ऑल विद द फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज with all its special reactions, electrophilic substitution reactions, and the cleavage of OH bond, plus the oxidation and reduction that happens on phenol. यहां पर आपको, while you are doing, take a 30-second break, just go through alcohols and phenols के all the pages, because ये एक heavy portion इस chapter का complete हुआ। In the next portion, right away, we are going to start with what, my dear friend? Ethers. Very, very small segment of this chapter, but yes, it is important because it is a functional isomer of alcohol. तो भैया इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल के साथ काफी मैच होती हुई आती हैं, and that's where our ethers become important. Obviously, I'm going to start directly with what? I'm going to start directly with what? The fifth point, because बाकी सारी चीजें तो हम करके आए हैं ना। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, इसके दो ही मेथड है मेरे दोस्त, मेथड ए, मेथड बी। पहला मेथड इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बच्चा बोलता है 1 मिनट सर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से तो एल्कीन भी बनता था, पूरा मैकेनिज्म देखा है हमने उसके ऊपर। एंड बी इज बेसिकली विलियमसन एथर सिंथेसिस। अब बच्चा बोलता है सर जस्ट आस्किंग कि अगर हमारे पास पहला वाला मेथड था ही तो दूसरे मेथड की क्या जरूरत पड़ गई? वो जब मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, यहां पर भी आपका मैकेनिज्म खुलेगा, सो प्लीज बी वेरी वेरी एक्टिव विद मी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। डन? चल, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, हाँ खत्म हो जाएगा, इट्स 5 मिनट वर्क, इट्स अ 5 मिनट वर्क, जस्ट सी दिस। मेथड नंबर 1 क्या लिया हमने? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अंडरस्टैंड? मैं इसी के बाजू में इसका मैकेनिज्म भी लिखूंगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्लीज सी दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहां पर एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका रिएजेंट, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन करना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट इज द टेम्परेचर ओवर हियर माय डियर फ्रेंड। अगर आपने इस टेम्परेचर को 443 केल्विन कर दिया तो ये एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बना देगा, बट अगर आपने इसको 413 केल्विन पे मेंटेन किया तो मेरे प्यारे दोस्त, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां से एक से H और एक से OH निकलेगा। देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको मेरे प्यारे दोस्त ईथर बनता हुआ नजर आएगा, ईथर बनता हुआ नजर आएगा। बट ऑब्वियसली देयर आर शॉर्टकमिंग्स टू दिस पर्टिकुलर मेथड। व्हाट इज दैट शॉर्टकमिंग्स? पॉइंट नंबर 1, #PN पता है अपने को, पाजी नोट, बहुत बढ़िया। पाजी नोट में पॉइंट नंबर 1, दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, मैं बताऊंगा यहां पर। अब अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है तो माय डियर फ्रेंड,
secondary and tertiary alcohols cannot be used in this reaction. You can only use primary alcohol because secondary and tertiary alcohols में steric hindrance आ जाता है, तो SN2 में वो लोग एल्कीन फॉर्म करने लग जाएंगे बिकॉज डिहाइड्रेशन एल्कीन भी देता है. सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड फॉर्म एल्कीन. Point number 3. Now this is important. Point number 3. Only symmetrical ethers can be formed in this reaction. Only symmetrical ethers can be formed in this reaction. कहने का मतलब कि O के आजू बाजू सेम चेन ही जाएगी. अगर आपको डिफरेंट चेन लानी है तो ये मेथड इज नॉट द राइट मेथड. व्हाई? बिकॉज आपको अल्कोहल का मिक्सचर लेना पड़ेगा. तो मान लो मैंने मीथेनॉल और इथेनॉल लिया, तो यस आपको यहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर का मॉलिक्यूल तो मिलेगा, लेकिन मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक ईथर बना देंगे. इथेनॉल के आपस में रिएक्ट करके, वो वुड्स में देखा था ना अपने ने. सो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स ओवर हियर इफ यू टेक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स. सो दैट्स व्हाई वी नीडेड द सेकेंड मेथड कि हमें अनसिमेट्रिकल ईथर मिले. तो उसके लिए विलियमसन ने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उस बंदे का बुक में नाम डाला गया कि भैया विलियमसन ईथर सिंथेसिस स्पेसिफिकली टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज द मैकेनिज्म जो हम हर बार मचाते हैं. नाउ मैकेनिज्म का नाम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स. उस मैकेनिज्म का नाम क्या था? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. स्टेप्स वही हैं जो वहां पर थे, स्टेप्स वही हैं. देखो मेरे पास एक अल्कोहल CH3CH2OH, इस भाई साहब के पास दो दो लोन पेयर, इसको मैंने एसिडिक मीडियम दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया. ऑब्वियसली रिवर्सिबल सिस्टम है, तो यहां पर बना CH3CH2, इस CH2 को मैं नीचे ले जाता हूं, CH2OHH, लोन पेयर एक जिंदा है और प्लस आ जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, याद आया ये स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. नाउ द स्टेप नंबर 2 माय डियर फ्रेंड. नाउ द स्टेप नंबर 2. अब देखो ये है वो स्टेप जिसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है. ऑब्जर्व, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रखा है, तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये वाले कार्बन से बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है. देखो मैंने थोड़ा बॉन्ड लंबा किया ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं कि ये ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांगली कार्बन से खींच रहा है. तो इस चीज का फायदा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल उठाएगा. यहां पर उसके पास लोन पेयर थे, वो लोन पेयर इस कार्बन पे जाके अटैक कर देंगे. जिस मोमेंट में वो इस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, उसी मोमेंट में यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है. एंड माय डियर फ्रेंड, अगेन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. मेरे बच्चे देखो क्या बनेगा, CH3CH2OCH2, देखो ये वाला CH2 और यहां पर आएगा CH3, ये वाला, और ये वाला जो ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ा, ध्यान से देखना, प्लस H2O, ये वाला जो ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ा उसके साथ H भी लगा हुआ था, देखो, और लोन पेयर निकल गया, तो एक लोन पेयर जिंदा है बट इस पे प्लस आ गया. और इस चीज को मेरे दोस्त बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर. जैसे वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, वैसे ये प्रोटोनेटेड ईथर हुआ. आई डोंट थिंक सो लास्ट स्टेप मुझे बताने की भी जरूरत है. लास्ट स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन. किसका? ईथर का. CH2O लोन पेयर जिंदा था, H और इस पे प्लस था. मेरे प्यारे दोस्त, ये CH2CH3, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां से खींचेगा.
बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3 और जो H प्लस आपने ऊपर निकाला था, सॉरी यूज किया था, वो यहां पर निकल गया। ये H2O जो है दैट्स बेसिकली ऑफ दिस रिएक्शन, स्टेप 2 का है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सेम जो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में किया था टू फॉर्म एल्कीन, बस उसमें स्टेप 2 में कार्बोकेटायन बन रहा था। इफ यू वांट टू गो बैक सी इट, उसमें H2O निकल जा रहा था बिकॉज टेम्परेचर हाई था 443 केल्विन, तो वो बॉन्ड टूट जा रहा था उस टेम्परेचर पे। 413 केल्विन करते ये बॉन्ड टूट नहीं पा रहा है। अब ये टूट नहीं पा रहा है तो उसी का फायदा अल्कोहल ने उठाया और मेजर प्रोडक्ट एज ईथर दे दिया। अच्छा, क्या इसमें से एल्कीन नहीं बन सकता? बन सकता, बिल्कुल बन सकता, but that will be a minor product. That will be a minor product. Very, very important. Please write this mechanism down. Last step, last reaction. Method number 2 is Williamson ether synthesis. अब पहले इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस को समझते हैं। RX का रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड। अब देखो ये टेस्ट ही हो रहा है आप लोगों का। चैप्टर नंबर 6 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है अपने ने। Na निकला, X निकला, मेरे प्यारे दोस्त ROR डैश, अच्छा इसको R डैश भी कर सकते हो, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाता है, प्लस साथ में निकलेगा NaX। अब इसको अगर एक्वस मीडियम मिला तो ये वापस टूट के इसके ऊपर रिएक्ट करके वापस ला सकता है। तो भैया रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसीलिए हम यहां पर ड्राई ईथर को बनाने के लिए थोड़ा अमाउंट ऑफ ईथर यूज करते हैं। ईथर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो वो RX के बॉन्ड को वीक करता है और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में फेवर रखता है बिकॉज NaX इज इनसॉल्युबल इन ईथर। अब मजा ये है कि #PN में ये कि अगेन दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है भैया, #स्टार पॉइंट, #स्टार पॉइंट, ओनली 1 degree alkyl halides can be used in this reaction. सेम रीजन जो अभी लिखा था, जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन बना देंगे, सेम बच्चा ये मेरा एलिमिनेटिंग रिएजेंट है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, याद आया? वो दोनों मिलके यही तो बनाते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड या पोटेशियम अल्कोक्साइड। मेरे प्यारे दोस्त, secondary and tertiary alkyl halide will form alkenes as the major, not ether. So this is very, very important point. Only 1 degree alkyl halides can be used in this reaction. तो सोडियम अल्कोक्साइड वाला जो पोर्शन है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, इतना सा पोर्शन मैंने आपको बताया और इतने से पोर्शन में उसने क्या क्वेश्चन बनाया, देखो उसने बोला what are the right set of reagents to form tert butyl ethyl ether। मुन्ना आप सोचो क्या क्या चेक कर रहे हो। पहले उसने चेक किया क्या बच्चे को टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाना आता है, मतलब नेमिंग चेक हुआ ईथर का। अगर वो बनाना आता है तो क्या बच्चे को पता है कि ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है? क्लासिफिकेशन चेक किया, वो चेक किया तो क्या बच्चे को पता है कि अरे इसके लिए हम ये वाला मेथड तो यूज, बिकॉज सिमेट्रिकली बन सकते हैं इसमें, तो हमें कंपल्सरीली क्या यूज करना पड़ेगा?
विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और फिर उसने ये चेक किया कि क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बच्चे को पता है कि भैया एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने यहां पर ये पहले तो प्रोडक्ट बना, देखो CCC टर्ड ब्यूटाइल O और इथाइल, ऐसा होगा, बोलो हाँ ना। अब 2 सेट ऑफ रिएजेंट्स हो सकते हैं, या तो यहां से तोड़ो और इसके ऊपर X लगाओ और इसके ऊपर Na लगाओ। बट अगर आप इस पे X लगाओगे तो ये तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, बोलो हाँ ना। तो इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त कंपल्सरीली आपको इथाइल क्लोराइड प्लस टर्ट ब्यूटॉक्साइड लगाना पड़ेगा। अब ये सिंगल स्टेप में इसके ऊपर अटैक करेगा, ये चीज यहां से निकलेगी, NaCl बाहर, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। एक क्वेश्चन, लुक एट द लेयर्स ऑफ द चेकिंग दैट हैज हैपेंड। बच्चे को कॉमन नेम पता है, स्ट्रक्चर पता है, क्लासिफिकेशन पता है, कौन सा मेथड यूज करेंगे वो पता है, उस मेथड का खास पॉइंट क्या है वो पता है। हाँ, #PN, ओनली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स कैन बी यूज्ड। आपको अगर इसमें लिखना भी हो तो आप ये लिख सकते हो, द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विल फॉर्म एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। सेम रिएक्शन में एल्कीन मेजर बन जाएगा। तो अब देखो, आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए, आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए वो पता है क्वेश्चन कैसा करेगा, वो क्वेश्चन ऐसा करेगा, वो बोलेगा कि भैया मेरे पास है ना ये है और इसके ऊपर है ना ये डाला, बोलेगा कि भाई बताओ क्या इसमें से जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, इज दिस राइट सेट ऑफ रिएजेंट्स दैट आई हैव टेकन। पहले ये पूछेगा यस और नो, फिर बी पार्ट में पूछेगा इफ नो then what is the right set of reagents to form this? What is the right set of reagents to form this? तो उसके लिए ONA उधर जाना पड़ेगा और Cl को इधर लाना पड़ेगा। पहले तो ये एक्सचेंज करोगे जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया, और दूसरा वो बोलेगा इफ दीज वर द सेट ऑफ द रिएजेंट्स व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। तो माय डियर फ्रेंड, ईथर विल नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से H। माय डियर फ्रेंड, आपका ये टिंग टिंग और 2 मिथाइल प्रोपीन एज द मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 में हमने एलिमिनेशन वाले रिएक्शन में किया हुआ है। इस तरीके से आपके 3, 2, 3, 4 चैप्टर्स को मस्त मिला देगा और एक मस्त चकाचक क्वेश्चन बना देगा। अब देखो, क्वेश्चन 1 3 मार्क का, और उसने चैप्टर 6 भी चेक कर लिया, उसने चैप्टर 7 भी चेक कर लिया, और चैप्टर 7 में देखो क्या लेयरिंग पे चेक किया उसने, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। That will be all for today's class, my dear friend. Williamson ether synthesis, very, very important reaction. Please note it down. That will be all with the ether ka preparation, and we'll meet up in the next class. Next class is going to be a very, very small class where in 30 or 40 odd minutes, we are going to complete the chemical properties of ether, and we'll be solving questions based on this chapter. Thank you so much.